नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम्हें देकर बड़े बेटा बहू से बुरी बन जाऊं। माँ, यह कैसी दुकान लगा रखी है? सुधीर बोला। हाँ माँ, यह सब कैसा सामान है? रूपाली बोली। शीला जी ने मुस्कुराते हुए दफ्तर से लौटे बेटा बहू से कहा, मुझे पता था तुम दोनों भूल जाओगे, इसीलिए सारी व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली है। बस अब तुम दोनों फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर लो, फिर हमें निकलना है। तभी मेड चाय नाश्ता ले आई। दोनों जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर वापस शीला जी के पास आ बैठे और चाय नाश्ता करने लगे। सुधीर बोला, माँ आपने बताया नहीं, यह सब कहाँ की तैयारी है? उसने गर्म कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा करके पूछा। शीला जी मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है और तुम्हें तो पता है हर साल वह अपने जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में गर्म कपड़े दान करते थे। उनकी बात सुनकर बेटा बहू कुछ इस अंदाज में मुस्कुराए जैसे उनका मजाक उड़ा रहे हों। सुधीर बोला, माँ यहाँ लोग जिंदा लोगों का जन्मदिन नहीं मनाते और आप पिताजी का। खैर छोड़ो, अगली बार याद रखना। इतना कहकर उसने पास ही रखे सामान का बिल देखा और अचानक से वह बहुत गुस्सा हो गया और बोला, माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक मरे हुए आदमी के जन्मदिन पर तुमने 50,000 खर्च कर डाले, जो खुद मर चुका है उसका कैसा जन्मदिन? पति की बात का समर्थन करते हुए बहू रूपाली बोली, माँ जी, माना कि भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, पर इसका मतलब यह तो नहीं आप इस तरह से पैसा बर्बाद करें। अगर दान करना ही था तो 4-5 हज़ार का सामान ले आती। इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? उसने बिल को ध्यान से देखा और कुछ सोचते हुए बोली, अगले महीने मेरी कज़िन की शादी है। यह दुकान वाला मेरी सहेली सोना का जानकार है। थोड़ा सामान रखकर बाकी का वापस लौटा देते हैं। पैसा तो वह वापस देने से रहा, उसके बदले में शादी के लिए कुछ गर्म कपड़े ले आऊंगी। सुधीर बोला, ठीक है, कोशिश करना अगर ऐसा हो जाए तो। शीला जी बोली, यह तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? सुधीर बोला, माँ यह भैया का घर नहीं और ना ही हमारी अंधी कमाई है। हम ठहरे नौकरी करने वाले, पूरा महीना मेहनत करते हैं तब पैसा हाथ में आता है। अगर ऐसे दोनों हाथों से लुटाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? शीला जी बोली, पर इसमें तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लगा है। यह सारा पैसा तुम्हारे पिताजी की पेंशन का है। रूपाली बोली, माँ पेंशन की ज़्यादा धौंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी की मामूली सी पेंशन से सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, यह ठाट बाट संभव नहीं। माना यह पेंशन का पैसा है, पर इसका मतलब यह नहीं आप इस तरह से इसे बर्बाद करें। यह मत भूलिए, अब आप हमारे साथ रह रही हैं। अगर हम आपका खर्चा उठा रहे हैं तो इस पैसे पर भी हमारा अधिकार है। शीला जी को पति की कही हुई बात याद आई। शीला देख लेना, एक दिन हमारा यह नालायक बेटा ही काम आएगा। शीला जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, इसीलिए उसकी बाजार में किराने की दुकान यह सोचकर उनके पति ने खुलवा दी थी कि इससे इसकी दाल रोटी चलती रहेगी। खुद उनके पति बड़े सरकारी महकमे में अफसर थे और छोटा बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आयकर विभाग में बड़ा अफसर बन गया। उसकी पत्नी रूपाली भी उसी विभाग में काम करने वाले एक अफसर की बेटी है। सिफारिश पर रूपाली को भी वहीं नौकरी मिल गई। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। उनके दोनों बच्चे बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, पर शीला जी पति के साथ बड़े बेटे के साथ रहती थी। पर अक्सर बहू के साथ उनका मनमुटाव हो जाता, क्योंकि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, जबकि वह अपने समय की ग्रेजुएट हैं। पर बेटे के कारण उन्हें ऐसा रिश्ता लेना पड़ा। फिर भी कभी बेटा बहू ने उनके किसी काम में रोक टोक नहीं की। ना तो कभी उनसे पेंशन मांगी गई और ना ही खर्चे का हिसाब। बेटे का काम अच्छा चल रहा था। अब तो उसने अपनी दो दुकान कर ली हैं। बहू जुबान की थोड़ी कड़वी है, पर दिल की बहुत अच्छी है। हर साल इस दिन पहले से ही बेटा बहू सारी तैयारी करके रखते थे और फिर पूरा परिवार अनाथ आश्रम में जाकर गर्म कपड़े बांटता और अंत में एक छोटी सी पार्टी के साथ नरेश जी का जन्मदिन मनाया जाता। इन सब में बेटा बहू उनसे एक पैसा भी नहीं लेते थे, बल्कि उनकी तो इच्छा थी कि शीला जी का भी जन्मदिन कुछ इसी अंदाज में मनाया जाए, पर शीला जी मना कर देती। साल में एक बार इतना दान धर्म काफ़ी है, अपना घर भी
देखकर चलना चाहिए। माना बेटे का काम अच्छा चल रहा था, पर सुधीर के सामने तो आज भी वह कम ही पड़ता है। यहाँ गाड़ी बंगला नौकर चाकर सारी सुविधाएं हैं, वहाँ इतना सब नहीं है। हाँ, पर कोई कमी भी नहीं है। नरेश जी अपने छोटे बेटे बहू को अच्छे से समझते थे, शायद इसीलिए कभी उनके पास रहने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई। हाँ, शीला जी की दिली इच्छा थी कि छोटे बेटा बहू के साथ रहे, और इसीलिए पति के जाने के बाद कुछ महीनों बाद वह यहाँ आ गई। अभी पिछले महीने ही बेटे ने उनसे पूछा था, माँ आपके पास कितनी रकम जमा होगी, बच्चों की फीस भरनी है। तब उन्होंने ठीक ठीक तो कुछ नहीं बताया, पर इतना ज़रूर कहा था, बेटा अगर ज़रूरत हो तो मांग लेना, मैं चेक दे दूंगी। जबकि वहाँ बड़े बेटा बहू ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि पिताजी की पेंशन कितनी आती है और उनके पास कुल कितना रिटायरमेंट का पैसा है। उनके रिटायरमेंट पर भी सुधीर ने बहुत कोशिश की थी, तरह तरह के बहाने बनाए थे उनसे पैसा निकलवाने के लिए, पर नरेश जी ने यह कहते हुए उसके सारे प्रयास विफल कर दिए कि तुम दोनों पति पत्नी नौकरी में हो, जबकि तुम्हारे भाई की तो सिर्फ दुकान है। जब उसे मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं तो फिर तुम क्यों मांग रहे हो? और जो भी और जितना भी है तुम दोनों का ही है। हमारे जाने के बाद तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा, तब तक इस विषय में कोई बात नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को मैंने इतना सबल बनाया है कि अपना परिवार खुद चला सको। अब सुधीर और रूपाली की असली मंशा यही है कि किसी तरह से माँ को बहला फुसलाकर वह पैसा निकाला जाए। इससे पहले कि बड़ा भाई कुछ करे, उन्हें यह पैसा प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें उपयुक्त अवसर और सही बहाना भी मिल गया है कि बच्चों की फीस जमा करनी है। शीला जी सोच रही थी 1 लाख 2 लाख की बात होगी, पर उन्हें क्या पता यहाँ तो सारी फीस उनसे ही वसूलने का इरादा है, बल्कि उन्हें खाली करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। सुधीर और रूपाली ने उनसे 30 लाख मांगने का सोचा था। इससे पता भी चल जाएगा कि उनके पास कितना पैसा है। अगर उन्होंने 30 लाख दे दिए तो इसका मतलब उनके पास अभी और भी पैसा है, और यदि देने में असमर्थता जताई तो जितना भी होगा उतना निकलवा लेंगे। पर इससे पहले कि बड़ा भाई सेवा और अपनी गरीबी की दुहाई देकर उनसे पैसे ऐंठ ले, वह अपना काम कर लेंगे। यही सोचकर तो उन्होंने माँ को यहाँ बुलाया है। शीला जी को चुप देखकर सुधीर बोला, माँ उदास होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगली बार दिल खोल कर खर्च करना। याद है ना, बच्चों की फीस भी भरनी है, इस बार तो सब आप पर ही है, पूरे 30 लाख जमा करवाने हैं। अब ऐसे में एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। शीला जी यह रकम सुनकर ही चौंक गई। उनके मुंह से निकला 30 लाख। रूपाली बहू बोली, और क्या माँ जी, आपने क्या सोचा था? अगर 10-20 हज़ार की बात होती तो हम आपसे मांगते ही क्यों? अब बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, इतना खर्चा तो होता ही है। शीला जी बोली, अच्छा बहू, पहले तुम इन पैसों का इंतजाम कैसे करते थे? सुधीर बोला, कर लेते थे माँ, किसी तरह से। शीला जी बोली, तो फिर इस बार भी उसी तरह से कर लेना। मैं तुम्हारी चालाकी समझ चुकी हूँ। तुमने मुझे यहाँ सेवा के लिए या प्यार के कारण नहीं बुलाया, बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। मेरे पति की कमाई में से मैं उनके जन्मदिन पर भी कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हें उनकी जीवन भर की पूंजी देकर बड़े बेटा बहू से भी बुरी बन जाऊं? इन पैसों पर उनका भी तो हक है, पर उन्होंने तो कभी यह हक नहीं जताया। बाजी पलटती देख सुधीर बोला, माँ छोड़ो यह सब, आज पिताजी का जन्मदिन है, बताओ कहाँ चलना है? हम अभी तैयार होकर आते हैं। और दोनों कमरे में तैयार होने चले गए। अंदर पहुंचकर रूपाली बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे इतना सारा सामान? सुधीर ने उसके मुंह पर उंगली रखी और बोला, चुप रहो, एक बार पैसा हाथ लगने दो, फिर यह नाटक खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो इन 50 के चक्कर में 30 लाख हाथ से निकल जाए। स्थिति को समझते हुए रूपाली चुप हो गई। जब तक दोनों तैयार होकर बाहर आए, शीला जी जा चुकी थी। उन्होंने मेड से पूछा तो उसने बताया, माता जी ड्राइवर के साथ निकल गई हैं, कहकर गई हैं उनका इंतज़ार ना करें। अनाथ आश्रम से वह सीधा बड़े भैया के पास जाएंगी। सुधीर और रूपाली एक दूसरे को देखने लगे और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। सुधीर, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ज़्यादा होशियारी दिखाने की? देखा, माँ नाराज़ होकर चली गई, अब सब कुछ बड़े भैया को मिलेगा। रूपाली बोली, मैंने क्या किया? मना तो तुमने किया था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा
साथ दिया था। तुम्हारी माँ है, तुम उन्हें मुझसे बेहतर समझते हो, पर तुम तो हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। अब कर दिया ना सब गुड़ गोबर। 3 महीने से जो मेहनत की थी सब पानी में गई। सुधीर सोफे पर बैठ गया और बोला, ठीक है, गलती मेरी है तो सुधार भी मैं ही करूँगा। इस संडे चलते हैं बड़े भैया के घर, माँ से माफ़ी मांग लेंगे और अभी कुछ महीनों तक पैसों को लेकर कोई बात ना करे तो हमारे लिए अच्छा है। रूपाली बोली, ठीक है, पर क्या आपको लगता है माँ फिर से हमारी बातों में आएंगी? सुधीर बोला, वैसे तो यह मुझे मुश्किल लग रहा है, पर पूरा ना सही, आधे पैसे पर तो हमारा हक है ही, इसीलिए बात तो करनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। इधर शीला जी गाड़ी में बैठी सोच रही थी। समय रहते उनकी आंख खुल गई, नहीं तो उनके पति के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। बुढ़ापे में उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसीलिए तो नरेश जी यह इंतज़ाम करके गए थे। उन्होंने सब कुछ दोनों बेटों में बांट दिया था, पर अपना रिटायरमेंट का पैसा किसी को नहीं दिया था। यह बैंक में सुरक्षित था और इसी से उनका आने वाला कल भी सुरक्षित था। पत्नी को भी उन्होंने यही समझाया था, जीते जी दोनों में से किसी को कुछ मत देना, बाद में सब इनका ही है। शीला जी जानती थी सुधीर उन्हें मनाने दोबारा ज़रूर आएगा, पर उनके पास अपना जवाब तैयार था और अब वह किसी की बातों में नहीं आने वाली थी। अब वह फिर अपनी बड़ी बहू के पास जा रही थी, पर इस बार उनकी आंखों से छोटे बेटे बहू के प्यार का जो पर्दा था वह हट चुका था और उन्हें अपने बड़े बेटा बहू की अच्छाइयाँ साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।